सबसे पहले ये बताइए कि आपका एग्ज़ाम तो हो गया सेंटअप वाला प्री बोर्ड। वो एग्ज़ाम कैसा गया? सही गया? ये बात देखो इसलिए पूछ रहे हैं, इसके पूछने का कारण समझिए। साल भर पढ़े, पूरा सिलेबस ख़त्म हुआ। और सिलेबस ख़त्म होने के बाद आप एग्ज़ाम दिए। तैयारी आपकी क्या थी नहीं थी ये आप जानिएगा। लेकिन ये फील हुआ कि क्वेश्चन पढ़े हैं, यदि याद करते या रिवाइज करते तो क्वेश्चन बन सकता था, ऐसा कुछ फील किया आप? यदि ऐसा फील किए आप तो मेरा काम हो चुका है। अब आपका काम बाकी है कि यदि ये फील हो रहा है कि नहीं ये पढ़ा हुआ है और फिर भी यदि आप अपने मन से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है। आइए वापस देखते हैं, अब जो हुआ सो हुआ। यहाँ कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो रेगुलर क्लास में क्लास किए हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नहीं किए हैं क्लास। कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल कहीं पढ़े ही नहीं हैं। तो सबसे पहली बात, उन लोगों के लिए जो क्लास कभी कुछ किए ही नहीं केमिस्ट्री का, चीज़ों को समझने का प्रयास अब आप थोड़ा कम करेंगे और याद करने का प्रयास ज़्यादा करेंगे। काहे कि एक दो महीना में या एक डेढ़ महीना में बहुत ज़्यादा समझा दें केमिस्ट्री, ये पॉसिबल नहीं है। हमारा प्रयास रहेगा समझाने का, लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा याद करने पर ज़्यादा जाना पड़ेगा। वैसे लोग जो कहीं भी पढ़े हैं, जो कुछ भी आप पढ़े हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। और जो लोग यहाँ पढ़े हैं जिनको हम हड्डी से पहचानते हैं, उनको तो खैर कुछ कहना ही नहीं है, उनको हम समझ रहे हैं, उनको कैसे हैंडल करना है उनको हम देख लेंगे। अब सभी के लिए एक बात, अभी तक आप क्या किए नहीं किए वो कोई मैटर नहीं करता है। मैटर अब ये है कि सिलेबस खत्म है और क्रैश कोर्स स्टार्ट। आप सभी आदमी कोर्सफुली नहीं आए हैं इस बैच में, अपने स्वेच्छा से आए हैं। और यदि आपकी इच्छा हुई कि नहीं हमको क्रैश कोर्स करना चाहिए, तो इस बात की खुशी है कि आपके दिमाग में यह भी होगा कि नहीं हमको पढ़ना चाहिए, या आपके दिमाग में ये है कि हमको पढ़ाई करनी है, इसीलिए आप इस बैच में आए, नहीं तो इस बैच में आने का जरूरत था नहीं। तो यदि वापस आए हैं तो हमारे ख्याल से अब हमको ये समझाना नहीं पड़ेगा कि बाबू तुमको पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, टेस्ट देना चाहिए। क्योंकि हमको लगता है कि अब 2 साल में आप मेच्योर हो गए, मेच्योर हुए इसीलिए वापस आए हैं। नहीं होते तो नहीं आते, या फिर बहुत बेहतर तैयारी होता तब नहीं आते। तो अब ये सब बात हम समझाएंगे भी नहीं आपको। तीसरी बात, 2 साल जो हम पढ़े, या 1 साल की ही बात करें, ट्वेल्थ की ही बात करें, तो उसमें हमारा प्रयास ये रहा कि आपको हम केमिस्ट्री सिखाएं कि केमिस्ट्री क्या है, इसमें इंटरेस्ट आपको जगा दें। हम प्रयास भी बहुत किए, आप भी प्रयास किए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं, इसी वजह से आप थोड़ा बहुत जो जानकारी रखते हैं वह भी है। लेकिन अब जो आगे का बात है, इसमें हमारा प्रयास ये कतई नहीं होगा कि आपका केमिस्ट्री में हम इंटरेस्ट जगा दें। ये इंटरेस्ट जगाने वाला कोर्स नहीं है। यह वह कोर्स है जिसमें हमारा प्रयास 90+ किस तरह से आए आपको, वो जरूरी है, और उस पर हम काम करेंगे। क्वेश्चन करने को आपको जो मन हो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर हम रिसर्च नहीं करेंगे, टू दी पॉइंट हम लोग काम करेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हम आगे बढ़ेंगे। और एक लास्ट बात, इंग्लिश मीडियम में दो तरह के लोग होते हैं जनरली। एक जो बिहार बोर्ड से हैं, और एक दूसरा जो बिहार बोर्ड से नहीं है। एसएससी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, जो भी हो। तो दो तरह का कैटेगरी है अभी क्लास में। अंतर दोनों में थोड़ा सा है। सीबीएसई में कुछ चैप्टर्स हटा दिया गया है, और बिहार बोर्ड में वो चैप्टर अभी भी बना हुआ है। दूसरा अंतर ये है कि क्वेश्चन बिहार बोर्ड का ही इजी रहता है, सीबीएसई का टफ रहता है। कारण यह है कि बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन करता है वो ऊपर ऊपर क्वेश्चन कर लेता है, और सीबीएसई थोड़ा डेप्थ में घुस जाता है। चीज़ों को अंदर से खींच के निकालेगा, या निकालने के लिए आपको कहेगा, तो उसके लिए प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत है। वहाँ पर आप उलझेंगे। तो इसलिए अभी शुरुआत जब हम क्रैश कोर्स की करेंगे, तो सबसे पहले उस सभी चैप्टर को साइड करेंगे जो सीबीएसई में नहीं है। जैसे सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट बिहार बोर्ड में पढ़ना है, आप डिटेल में पढ़े भी हैं, लेकिन सीबीएसई में नहीं है, उसको एग्जाम नहीं देना है उसका।
तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर से। सॉल्यूशन, फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। ये 3 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। पहला चैप्टर और लास्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री दोनों काट के हटा दिया है, इसको फिर बाद में करेंगे। फिर हम लोग आ जाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक नहीं पढ़ना है, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स नहीं पढ़ना है, पढ़ना है डी ब्लॉक एलिमेंट्स और नहीं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये 2 चैप्टर पढ़ना है। तो फिर हम लोग उस पर चले जाएंगे और उसके बाद चले जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटल एक तरफ से पढ़ना है, लास्ट में 2 चैप्टर नहीं पढ़ना है। एक है पॉलीमर और दूसरा है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये है। लेकिन ऑर्गेनिक जब पढ़ना शुरू करेंगे तो शुरू से लेके अंत कर देंगे। जैसे मान लीजिए बायोमोलिक्यूल्स तक तो सबको पढ़ना है, सीबीएसई वालों को भी, बिहार बोर्ड वालों को भी, तो वहाँ पर जाके सिलेबस ही ख़त्म हो जाएगा। फिर लास्ट में जो 2 चैप्टर बचेगा उसको भी ऑर्गेनिक में लगातार लेके चलेंगे। उसके बाद सॉलिड स्टेट और फिर एक चैप्टर और बचेगा ना, सरफेस केमिस्ट्री, इसको कर लेंगे। इससे ये होगा कि सीबीएसई वाले लोग सब फिल्टर्ड होकर अलग हो जाएंगे, उनका टेंशन खत्म हो जाएगा। तो अभी हिंदी मीडियम में भी शुरुआत उसी सीक्वेंस पर की है, क्योंकि दोनों बैच को पैरेलल लेके चलना होता है। सभी लोग कॉपी ले लिए हैं, एक नया कॉपी ले लिए हैं। अब पढ़ाई का तरीका पहले सुनो। बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं इसमें। हमारा यहाँ 11वां साल है पढ़ाने का, सेशन 11वां सेशन है। और इससे पहले जो 10 साल हम पढ़ाए हैं, सब साल क्रैश कोर्स हुआ है। और किसी भी साल क्रैश कोर्स इस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से इस बार होने वाला है। इससे पहले क्या होता था और अब क्या होगा, आज पहला क्लास है, थोड़ा एक दूसरे से हम अपने सब्जेक्ट से, एग्जाम से, ये सब से इंट्रोड्यूस हो ले, फिर पढ़ाई करेंगे। इससे पहले जो क्रैश कोर्स होता था उसमें क्या होता था उसको समझिए। उसमें हम क्वेश्चन का एक सेट देते थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, दोनों तरह का क्वेश्चन रहता था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक तरफ से हम सॉल्व करते थे, उसमें हम आपको ये नहीं कहेंगे कि भाई भाई बताओ कौन नहीं आया, नहीं, ऐसा नहीं। एक तरफ से सब क्वेश्चन आपको पहले बनाने दिया जाता था, फिर हम खुद उसको बनाते थे, कंपैरिजन करवाते थे कि आप कैसे सोचे, हम कैसे सोचते हैं। आप बनाए होंगे तो हो सकता है थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा लगा हो, आप लेंथी प्रोसेस में चले गए हो। हम बनाएंगे तो थोड़ा शॉर्टकट प्रोसेस होगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रख के हम कोशिश ये करते थे कि आप में एक शार्पनेस लाया जाए क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या करते थे, अब जैसे मान लीजिए आपको हम क्वेश्चन दें, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, और ये क्वेश्चन लिखा दिए और आपको बोला जाता था कि आप खुद से इसको घर से बनाइए, घर से बना के लाइए, ताकि आपका राइटिंग स्किल डेवलप हो। आप कॉपी से खींच के निकालोगे कुछ चीज़ों को, कुछ एक्स्ट्रा उसमें डालने का प्रयास करोगे, तो कहीं ना कहीं दिमाग बढ़ता है, और ये हमको लगता है कि ये जरूरी है। लेकिन फिर भी हम देखें कि पिछला 10 साल क्रैश कोर्स में बड़ी नाराजगी रही है हमसे लोगों को। मेन कोर्स जो होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, क्रैश कोर्स में कहता है कि नहीं ये होना चाहिए। तो इस बार हम सीक्वेंस को थोड़ा चेंज कर रहे हैं। इस बार सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पर काम होगा। क्वेश्चन जो अब जो हम पढ़ाना शुरू करेंगे अभी सॉल्यूशन चैप्टर, इसमें हम टॉपिक वाइज नहीं चलेंगे कि सबसे पहले सॉल्यूट पढ़े, सॉल्वेंट पढ़े, सॉल्यूशन पढ़े, केमिकल यूनिट पढ़े, फिजिकल यूनिट पढ़े, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल इस तरह से पढ़ेंगे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और शुरुआत से लेकर अंत तक में जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको हम पकड़ेंगे। पहले ही हम बोले कि इसमें लेकिन किंतु परंतु का बात नहीं उठता है। आप ये नहीं कह सकते सर ये छूट गया वो छूट गया। छोड़ेंगे वही चीज़ जो एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, और पकड़ेंगे उसी को जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बराबर पूछता रहा है। देखो केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, वो आप पढ़े हैं तो आप देखे हैं, झेले हैं आप उसको, या पढ़े, झेले हैं या फिर पढ़े हैं, ये तो आप ही जानिए। सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन एग्जाम में जो चीजें पूछी जाती है वो लिमिट में है। ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड है और आप उलझ के रह जाएं उसमें, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से मेंटेन कर सकते हैं। और मैं लिखित देता हूं कि आप यदि ढंग से काम करेंगे जैसा हम आपको कहें तो 90+ नंबर आएगा। और क्यों आएगा इसका कारण समझिए, यदि आपका प्रैक्टिकल बढ़िया रहा तब। देखो बिहार बोर्ड की थोड़ी बात कर लेते हैं। बिहार बोर्ड बहुत आसान बोर्ड है। एक क्वेश्चन इसका एकदम इजी रहता है। देखिए क्यों इजी है। मान लीजिए कि एक सॉल्यूशन चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछा गया, सॉल्यूशन चैप्टर से मान लो कि आपको 8 क्वेश्चन पूछा गया,
ठीक है, बनाना है मात्र कितना, 4, 50% बनाना होता है। जैसे 35 ऑब्जेक्टिव रहता है तो क्वेश्चन टोटल देता है 70। अच्छा आप एक बात बताइए, 70 क्वेश्चन देगा तो उसमें हर चैप्टर का जितना लिमिट है उसका दोगुना क्वेश्चन देगा, तब ना आप आधा बनाइएगा। तो आपको सेलेक्ट करना है कि जैसे तुमको 35 बनाना है, क्वेश्चन दे दिया 70, तो बउआ को चुनने दिया कि बउआ देखो इसमें तुमको कौन आता है, जो आता है उतने बनाना है, और उसको पूरा के कितना कर देना है, 35। अब यदि हम 35 क्वेश्चन को ढंग से नहीं सॉल्व कर पाते हैं पूरा कोर्स पढ़ने के बाद, पूरा क्रैश कोर्स पढ़ने के बाद, तो हम लोग से बड़ा अभागा तो कोई होगा ही नहीं। अच्छा ये क्या गलत हम बोल रहे हैं क्या? पूरा का पूरा पढ़ लिए। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, कुछ इस तरह से, तो आप उसमें आप फंस गए, मोलरिटी मोलरिटी इसमें फंस गए, इसका आंसर होगा मोललिटी। तो ये सब हम बढ़ाएंगे दोबारा फिर से, लेकिन हम एक सिंपल एक स्पेसिमेंट कुछ बता रहे हैं। तो 2 साल यदि ढंग से पढ़े हैं या 1 साल पढ़े हैं, पूरा कोर्स पढ़े हैं, पूरा क्रैश कोर्स पढ़े हैं, तो क्वेश्चन बनेगा। सवाल यह भी नहीं उठता है कि आप सारा का सारा चैप्टर पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। आप यकीन मानिए, आप सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा का पूरा पढ़ेंगे ना, आपको 80 नंबर से ज़्यादा नंबर आ जाएगा। फिर से सुनिए हम क्या बोले हैं। फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक 3 पार्ट होता है ना केमिस्ट्री में। आप ऑर्गेनिक को कंप्लीटली छोड़ दो, सिर्फ आ जाओ फिजिकल पे और सिर्फ आ जाओ इनऑर्गेनिक पे, इस दो को तुम पूरा कर लो, तुमको 80+ नंबर आएगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यदि मान लीजिए कि आप सॉल्यूशन चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिए, क्वेश्चन दिया 8, बनाना कितना है, 4, लेकिन ये लिमिटेशन नहीं होता है कि आप उस 8 में से 4 को बनाइए, ऐसा नहीं होता है। आप 8 बना सकते हैं, बाकी चैप्टर जो नहीं पढ़े उसको छोड़ दीजिए, सॉल्यूशन वाला सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। बस शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप को सेपरेट करता है कि भाई ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, इसमें से आपको 15 में 10 बनाना है या जो भी है, और 6 में 3 बनाना है सब लॉन्ग टाइप में। तो थोड़ी बहुत उलझन आती है, लेकिन आप कर सकते हैं। तो बाकी जो भी है खिस्सा कहानी तो होता रहेगा। आइए अब शुरू करते हैं चैप्टर। तो सबसे पहले हम यूनिट 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट छोड़ रहे हैं, फिर आगे चल के सरफेस छोड़ेंगे। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये सब कंसेप्चुअल चैप्टर भी है जो शुरू कर रहे हैं। तो लिखेंगे यूनिट 2। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। अच्छा एक और बात बताना भूल गए, इधर सुनिए। किसी भी चैप्टर का शुरुआत हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन से करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा का पूरा पढ़ा के समझा के अंत करेंगे उसको। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस समय पढ़ा रहे होंगे उसी समय आपको एक सेट दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव का, उसी चैप्टर का। उस सब क्वेश्चन को आपको बनाना है और हम सॉल्व करेंगे सब्जेक्टिव को बताने के बाद। टोटल एक तरफ से सब सॉल्व करेंगे। और आप लोग को कुछ कुछ क्वेश्चन दिया गया था, वो तो होगा ही पास में। अरे कुछ सॉल्यूशन सॉल्व किए थे ना, वही सब क्वेश्चन है। जिनको नहीं मिला है 1-2 दिन में मिल जाएगा, हम बात कर लेंगे भी जाते वक्त कितने लोगों को नहीं मिला है, हाथ खड़ा कीजिएगा उतना प्रिंट करवा देंगे। सबको मिल जाएगा, बाद में फिर एक तरफ से हम सॉल्व करवा देंगे। तो सारा सब्जेक्टिव हम यहाँ पर लिखाते जाएंगे, समझाते जाएंगे, और फिर बाद में ऑब्जेक्टिव सेट दे के जिसके पास है उसको नहीं देना मिलेगा, और लेना चाहे कोई दिक्कत नहीं, फिर से 5-10 रुपया दीजिएगा मिल जाएगा। इस कोई दिक्कत थोड़ी है, हम तो दुकान खोल के बैठे हैं। तो पहले हम सारा सब्जेक्टिव कर लेते हैं, फिर हम आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव पर। और एक लास्ट बात, हर दिन जो भी चीज़ पढ़ाई होगा आपको, उसको आपको रट के आना है, याद करके आना है। और अगला दिन से, अभी तक जैसे क्लास हम आते थे तो कभी पूछताछ नहीं करते थे, क्योंकि दिमाग में एक ही बात था कि सिलेबस खत्म करना है। अब दिमाग में वो बात नहीं है कि सिलेबस खत्म करना है, अब तुमको खत्म करने का हम सोच लेंगे। यदि यदि पढ़ाई लिखाई ढंग से नहीं किया तो, और पिटाई उठाई भी लगेगी शुरुआत में तो। हिदायत देंगे 1-2 दिन, उसके बाद भी नहीं मानिएगा तब पीटेंगे। क्या है कि क्रैश कोर्स पढ़ने और के बाद जो कहीं गलती से तुमको नंबर कम आ गया, या मान लो कि बाय द वे, हाँ वही जो तुम सोच रहे हो, तो ये हमारे लिए बुरा होगा यार। तुम्हारा तो जो होगा सो होगा ही। हमको अपने आप पर गुस्सा आएगा कि जिसको हम साल भर पढ़ा है, क्रैश कोर्स पढ़ा है, वो फेल हो गया। तो ऐसा तो होने हम देंगे नहीं, उससे पहले मार मार के भगा देंगे।
और नहीं तो तुम लिखित रूप से लिखो कि हम फेल भी होंगे तो ये हमारी जिम्मेदारी है, तो फिर कुछ नहीं कहेंगे और लिखवाएंगे तुमको हम आइडेंटिटी पेज पर पीछे। पहले थोड़ा शुरू कर ले पढ़ाई। चलिए लिखिए तो। यूनिट 2 चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। आप सबसे पहले इसका डेफिनेशन याद कीजिए। इसमें बोला गया था होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक मिक्सचर है। मिक्सचर दो टाइप का होता है, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा होता है जो पूरे सॉल्यूशन में समान रूप से मिला होता है, एक बार मिला देने के बाद तुरंत उसी रूप में आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर वह होता है जिसको मिलाने के बाद उसी रूप में तुरंत अलग किया जा सकता है। जैसे पानी में पत्थर मिला दीजिए, वो नीचे जाके बैठ जाएगा, पानी अलग कर सकते हैं, पत्थर को अलग कर सकते हैं, हेट्रोजीनियस है। पानी में नमक मिला दीजिए, नमक पानी में सॉल्युबल है, घुल जाएगा, समान रूप से फैल जाएगा, और तुरंत आप उसको उस तरह से अलग नहीं कर सकते हैं जिस तरह से डाले थे। उसके लिए फिर आपको प्रोसेस में जाना पड़ेगा, बॉईल करना पड़ेगा, वाटर को वेपराइज करना पड़ेगा, तब जाके NaCl क्रिस्टलाइज होगा नीचे जाके। तो ये दो तरह का होता है, एक हो गया होमोजीनियस और दूसरा हो गया हेट्रोजीनियस। जो बात हम छोड़ेंगे वो हम बोल बोल के समझाते निकल जाएंगे ताकि आपको याद पड़ते चला जाए, और उसी में जो इंपॉर्टेंट बात होगा उसको हम लिखाते चले जाएंगे। फिर याद कीजिए इसमें सॉल्यूट था, सॉल्वेंट था। मुख्य रूप से सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है वह सॉल्वेंट होता है, जिसका अमाउंट कम होता है वह सॉल्यूट होता है। यदि बराबर अमाउंट में दो लिक्विड मिला हुआ रहे तो उसमें किसी एक को सॉल्यूट और किसी एक को सॉल्वेंट हम लोग मानते हैं। आप याद कीजिए सॉल्यूशन दो तरह का होता था, एक होता था डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक होता था कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यदि सॉल्यूट का मोलरिटी एक से कम हो तो उसको हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते थे, और एक या एक से ज़्यादा हो तो उसको हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते थे। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पार्टिकल्स के आधार पर सॉल्यूशन कई टाइप का हुआ था, बाइनरी सॉल्यूशन, ट्राइनरी सॉल्यूशन, टेट्रानरी सॉल्यूशन। इस तरह से एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट बाइनरी, दो सॉल्यूट एक सॉल्वेंट ट्राइनरी, तीन सॉल्यूट एक सॉल्वेंट टेट्रानरी। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते थे। सॉल्वेंट हमेशा एक होता है, सॉल्यूट की संख्या एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती है। आपका सिलेबस कंप्लीटली बाइनरी सॉल्यूशन पर है, मतलब एक ऐसे सॉल्यूशन पर जिसमें एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो। हम सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट को डालते हैं तो उसको हम लोग कंसंट्रेशन टर्म से पढ़ते हैं, और यह कंसंट्रेशन यूनिट कई तरह का होता है। दो तरह का यूनिट हम लोग पढ़े थे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के लिए दो तरह का यूनिट पढ़े थे। एक था फिजिकल यूनिट और एक था केमिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट में हम लोग पढ़े थे परसेंटेज वेट बाई वी, परसेंटेज W/W और परसेंटेज V/W। और केमिकल यूनिट में पढ़े थे नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड ppm। यहाँ से तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। क्वेश्चन होगा मोलरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ये तीन टॉपिक। तो इस तीनों टॉपिक को हम लोग लिखेंगे, काहे कि कॉपी में जो लिखना है वही याद करना है। बाद बाकी आप मेन कॉपी का हेल्प लीजिए, वो एक अलग बात है, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से रटना है जो आपके कॉपी में जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर करके लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ाते जाएंगे, और क्वेश्चन उसमें जो जो बीच में इंपॉर्टेंट आते जाएगा वो सब क्वेश्चन भी लिखाएंगे, फिर उसका आंसर लिखाएंगे। यही काम पिछला साल तक हम नहीं करते थे। लिखेंगे डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ए मोलरिटी, बी मोलरिटी, सी मोल फ्रैक्शन। 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा, चाहे वो सब्जेक्टिव टाइप में आए, ऑब्जेक्टिव टाइप में आए, न्यूमेरिकल टाइप में आए या थ्योरेटिकल टाइप में आए, जैसे भी आना है आएगा। और क्वेश्चन का, अब देखिए क्वेश्चन यदि आपको ये लिखा हुआ है तो क्वेश्चन के आंसर देने को समझिए। आप लोग के लिखने का जो तरीका है वह बड़ा अल्टर है। एक टीचर के रूप में हम आपके कॉपी से क्या चाहते हैं ये समझना आपको बहुत जरूरी है। देखो सरकारी डिपार्टमेंट में भी हम कॉपी चेक कर चुके हैं, यहाँ तो खैर इतना दिन से कर रहे हैं।
एक टीचर को क्या चाहिए वो समझिए। जैसे क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन तो आपको दोबारा लिखना नहीं है, लिखना तो उसका आंसर है। तो आप जो आंसर लिखेंगे कॉपी में, जैसे मान लीजिए कि आप लिख दिए क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, और यहां पर आप ए नंबर हेडिंग डाल देते हैं, मोलरिटी। इसको इंडिकेट किस चीज से करते हैं? कैपिटल एम से। हेडिंग डाल दिए, अंडरलाइन कर दिए, और इसको फिर लिखना शुरू करते हैं। बताइए क्या डेफिनेशन है इसका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट का होता है वही उसका क्या कहलाता है? मोलरिटी। अब जैसे 1 लीटर में 2 मोल है तो मोलरिटी 2 होगा। 1 मोल में 1 लीटर में 4 मोल सॉल्यूट है तो मोलरिटी होगा 4। इसमें कैलकुलेशन करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि 2 लीटर में 4 मोल सॉल्यूट है तो मोलरिटी कितना होगा? तो हम तुरंत एक पर आ जाएंगे, 2 में ना 4 है तो एक में कितना होगा? 2। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 2 मोल पर लीटर, यानी 2 लिखेंगे। तो इसका आंसर लिखिए, तो लिखिए नंबर ऑफ, शुरुआती चीज़ थोड़ा हल्का रहेगा, उसको इग्नोर नहीं करना है, छोटा छोटा चीज़ है लिखते जाइए, फिर मेन मेन चीज़ भी आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। फिर पैराग्राफ चेंज करके इसी में लिखना है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। कैपिटल एम को इन्वर्टेड कॉमा से घेर देंगे। आप याद कीजिए इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या लिखते थे? कैपिटल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यदि आपसे क्वेश्चन मोलरिटी का डिफिनीशन पूछा है तो आपको ये पूरा का पूरा बात लिखना पड़ेगा, आप शॉर्टकट में नहीं चल सकते, नहीं तो फिर नंबर काट के हटा देगा। और इसको घेर दीजिए, और इसी को आप और करके ठीक इसके नीचे में लिख सकते हैं। बताइए क्या लिख सकते हैं? मोल बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में। तो और करके आप इसको लिख दीजिए। अब जाके ये कंप्लीट हुआ है। मोलरिटी निकालना हो तो सॉल्यूट का मोल ऊपर और सॉल्यूशन का वॉल्यूम नीचे, बस यही इतना ही इसका है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, वो सब जो फॉर्मूला पढ़े थे x गुना 1000, ये सब इसमें नहीं पढ़ना है, ये सब इसमें नहीं करना है। क्वेश्चन जब आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाद में। फिर ये ए नंबर का, एक ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा छापना शुरू कर दें। जितना कहा एक नॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हुए, अपनी भाषा में लिखते हुए चले जाएंगे। बुक असाइनमेंट या असाइनमेंट तो खैर हमारा अपना लैंग्वेज रहता है, आप देखिएगा नहीं मिलेगा आपको बुक से। वो बुक से ले लीजिए या गेस्ट पेपर से ले लीजिए, वहां से जब आप उतारिएगा तो अंट संट बहुत सारा बात लिख देता है, जो कॉपी आदमी चेक करता है वो समझ जाता है कि आप चोरी करके लिखे हैं। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान बुक का लैंग्वेज लिख ही नहीं सकता है कभी भी। हम अभी तक तो नहीं लिख पाए हैं, अब आप लिखने लग बात है। लिखेंगे बी नंबर। बी नंबर में क्या है? मोललिटी। मोललिटी को किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं? स्मॉल एम से। मोलरिटी और मोललिटी में बस लीटर और केजी का अंतर होता है। वहां पर हम सॉल्यूशन के वॉल्यूम की बात करते हैं और यहाँ पर हम सॉल्वेंट के मास की बात करते हैं केजी में। तो इसका डेफिनेशन क्या था बताओ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोललिटी। डिफाइन कीजिए। वो कैपिटल एम से इंडिकेट होता था, ये स्मॉल एम से इंडिकेट होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन
1 kg of solvent is called molality। अच्छा, पैराग्राफ चेंज करने का कुछ लोग तरीका बहुत गलत पकड़े हुए हैं, थोड़ा उसको भी सुन लीजिए। पैराग्राफ चेंज करने में कुछ लोग क्या करते हैं, जहां पर खत्म होता है ना पिछला लाइन, वहीं से लिखते हैं इट इज डिनोटेड बाय, कुछ ऐसा करते हैं कुछ लोग। पैराग्राफ इस तरह से नहीं चेंज होता है। पैराग्राफ चेंज कैसे होता है उसको सुनिए। जैसे मान लीजिए ये पूरा बोर्ड कॉपी है, आप एक चौथाई छोड़ते हैं, यहां से ना लिखना शुरू करते हैं, एक चौथाई के बाद फिर एक चौथाई ले लीजिए, और हमेशा पैराग्राफ यहीं से लिखाएगा, चाहे आपका लाइन कहीं भी खत्म हुआ हो। तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। देखो तुम्हारा फॉन्ट कैसा है, लिखावट का, ये मैटर तो करता ही है हैंड राइटिंग में, लेकिन आपका वो सेंटेंस लिखने का तरीका, पैराग्राफ चेंज करने का तरीका, राइटिंग स्किल, ये कैसा है, ये अक्षर पर बहुत ज़्यादा असर करता है। और सामने वाला इजी इजी वे में समझ जाता है कि आप किस तरह से लिखते हैं, मतलब आपके लिखने का तरीका प्रॉपर है या नहीं। क्या होगा इसका फॉर्मूला बताइए। ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और करके हम चाहें तो इसी को क्या लिख सकते हैं, मोल पर केजी। ये प्री बोर्ड में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखे हैं, लिखा हुआ है मोललिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय मोल पर लीटर, मोल पर केजी, इस तरह से क्या आंसर होगा, मोल पर केजी। और सी नंबर मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को एक्स से इंडिकेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट ब्रैकेट में सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन is called mole fraction। It is denoted by आप याद कीजिए, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता था उसके मोल को ऊपर लिखते थे और टोटल मोल को नीचे लिखते थे, और इसका फॉर्मूला हम कुछ इस तरह से लिखते थे, इधर देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर, ये लिखा जाता था स्मॉल एन बाय स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये स्मॉल एन और कैपिटल एन क्या है, स्मॉल एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल एन जो है यह है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ तक पहुँचने में रेगुलर क्लास में कम से कम 7 क्लास लगा था, 7 क्लास के बाद यहाँ तक पहुँचे थे। आज 10 मिनट में पहुँच गए हैं। आज पढ़ाई तो हुई नहीं, अभी तो बात ही हो रही थी। तो ये पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन का आंसर। अब इस तीनों पर एक एक न्यूमेरिकल आता है, आने की पूर्ण संभावना रहती है। आप देखिएगा प्री बोर्ड वाले में भी क्वेश्चन पूछा है इस तरह का, और एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको क्वेश्चन नंबर 2 करके लिखेंगे।
80 ग्राम NaOH present in 500 ml of solution. Calculate molarity of the solution. Calculate molarity of the solution. चाहिए बताओ किसी भी सब्सटेंस के ग्राम को मोल में कैसे बदलते हैं? अरे एवोगाड्रो नंबर से मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे। ग्राम को यदि मोल में बदलना है तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आपको NaOH 80 ग्राम दिया जो कि 500 ml सॉल्यूशन में उपस्थित है। बताइए तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट कितना? 80 ग्राम। क्या 80 ग्राम से काम चलेगा? ग्राम को बदलना पड़ेगा किस में? मोल में। और ग्राम को मोल में कैसे बदलते हैं? मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके। अब जो आदमी इस बात को नहीं जानते हैं, अब यहाँ पर हम ब्लॉक हो गए, अब कुछ आगे नहीं बोल सकते। कितना होगा बताओ? 80/40 यानी कितना मोल? 2 मोल। ये 40 कहाँ से आया? किसी भी सब्सटेंस के ग्राम को मोल में बदलने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है। मॉलिक्यूलर वेट निकालते कैसे हैं? एटॉमिक मास को जोड़कर। Na का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, सबको जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना? 40। जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया 500 ml। कभी कभी आपको यहाँ सीसी भी लिखेगा, ml कहें या सीसी कहें दोनों एक ही बात है। ml से काम चलेगा नहीं, किस में बदलना पड़ेगा? लीटर में। 500 ml कितना लीटर होगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा? 0.5 लीटर। अभी तुरंत हम थोड़ी देर पहले मोलरिटी का फॉर्मूला पढ़े, मोल बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में चाहिए था? लीटर में, मिला हुआ है। यहाँ से बताओ मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा? 2/0.5। कितना आ जाएगा? 4 ना जाएगा। अब देखिए 2 मोल ऊपर है, अब 0.5 लीटर नीचे है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 मोल पर लीटर। यही है आपका आंसर। तो इस तरह का जो न्यूमेरिकल है यह जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। आप क्वेश्चन देखे होंगे तो आप समझेंगे इसको। फिर हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एक मोललिटी का न्यूमेरिकल होगा, एक मोल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल होगा, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर। लेकिन आज का क्लास हम यहीं ओवर करेंगे आज। सुनिए इधर, कल जब आप आएंगे, कल पूछताछ नहीं करेंगे क्योंकि अभी आप पढ़े ही क्या है जो पूछेंगे। आप लोग एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्लास में वह कॉपी हर हाल में रहना चाहिए जो कॉपी आप रेगुलर क्लास में पढ़े हैं, जो चैप्टर चल रहा है। जैसे सॉल्यूशन अभी चल रहा है तो सॉल्यूशन वाला कॉपी आप अपने पास में रखिएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जो लोग पढ़े हुए हैं मैं उनसे खास करके अपील कर रहा हूँ, जो पढ़े हुए हैं वह पूरा का पूरा सॉल्यूशन चैप्टर एक बार खुद से रिवाइज कर लो। तुम खुद से रिवाइज करोगे ना तो तुम देखोगे कि तुमको कोई चीज़ नया नहीं लगेगा, तुमको लगेगा कि हर चीज़ पुराना है और हम जानते हैं। और यही विश्वास हम तुम्हारे अंदर चाहिए। और तीसरा चीज, जितना पढ़ेंगे, जितना कॉपी में लिखा हुआ रहेगा क्रैश कोर्स वाले कॉपी में, उतना हर हाल में याद करके आना ही आना है। एनी हाउ पूछेंगे तो उस समय हम शुरू में हिदायत करेंगे आपको कि याद कीजिए याद कीजिए, बाद में हम पीटना शुरू कर देंगे, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। नहीं तो फिर आप हमको लिख के दीजिए कि हम पढ़े नहीं पढ़े आपको मतलब नहीं है। तो जिस दिन पीटेंगे हम उस दिन लिखवा लेंगे आपसे। आइए कल।